नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ 14वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने लोगों से प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या पर नियंत्रण के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में नीति आयोग की शासी परिषद की 7वीं बैठक होगी। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय एथलीट अविनाश साबले और प्रियंका गोस्वामी ने अपनी अपनी प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीते। भारत ने पुरुषों के लॉन बॉल में भी रजत पदक हासिल किया। भारत को पहलवानी में 3 और पदक तथा मुक्केबाजी में 3 पदक मिलना तय। भारतीय महिला क्रिकेट टीम इंग्लैंड को 4 रन से हराकर फाइनल में पहुंची। देश के लिए एक और पदक सुनिश्चित किया। और पुरुषों के क्रिकेट मैच में अमेरिका के फ्लोरिडा में भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच जारी। समाचार संध्या में नीलम मलकानिया के साथ मैं चंद्रिका जोशी। एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। उन्हें 528 वोट मिले हैं। विपक्ष के उम्मीदवार मार्गरेट आल्वा को 180 वोट मिले हैं। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने श्री जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने की घोषणा की। कुमार सिंह, रिटर्निंग ऑफिसर, उपराष्ट्रपति निर्वाचन 2022 एतद द्वारा घोषणा करता हूं कि श्री जगदीप धनखड़ राजभवन वार्ड 45 हेयर स्ट्रीट कोलकाता 7000001 भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए। आज हुए इस चुनाव में कुल 725 सांसदों ने मतदान किया। एक रिपोर्ट। राजस्थान के झुंझुनू जिले के किठाना गांव में किसान परिवार में जन्मे जगदीप धनखड़ ने 1990 में चंद्रशेखर सरकार में केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने जुलाई 2019 से इस साल जुलाई तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। श्री धनखड़ एक बार लोकसभा के लिए और एक बार राजस्थान विधानसभा के लिए चुने गए। उन्हें 1979 में राजस्थान बार काउंसिल में वकील के रूप में नामांकित किया गया और 1990 से वे मुख्य रूप से भारत के सर्वोच्च न्यायालय में वकालत करते रहे। वह राजस्थान उच्च न्यायालय और राजस्थान उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए विकसित राष्ट्रों को $1 खरब विकासशील देशों को देने का वायदा पूरा करना चाहिए। वर्ष 2009 में कोपेनहेगन में 15 देशों के समूह COP15 के सम्मेलन में विकसित राष्ट्रों ने 2020 तक विकासशील देशों को प्रतिवर्ष $1 खरब देने का वादा किया था। क्लाइमेट जस्टिस में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के विकासशील देशों की आवाज बना है और हमने इस बात को भी कहा है कि विकसित देशों के द्वारा जो अतिरिक्त कार्बन उत्सर्जन किया गया है और उसके लिए उन्होंने जो $100 बिलियन देने की बात कही थी उसको वो पूरा करें। विकासशील देशों को क्लाइमेट फाइनेंस उपलब्ध कराएं, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर कराएं ताकि दुनिया के सब देश मिलकर पूरी दुनिया पे आने वाली जो जलवायु परिवर्तन की जो संकट है उसका मुकाबला कर सकें। आकाशवाणी से विशेष भेंट में श्री भूपेंद्र यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्यावरण के लिए जीवन शैली जीवन आंदोलन वैश्विक पहल की शुरुआत करने का उल्लेख किया। केंद्रीय मंत्री ने सभी नागरिकों से एक बार उपयोग किए जाने वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने और कचरे को प्राकृतिक रूप से गलाने का विकल्प अपनाने का आह्वान किया। श्री भूपेंद्र यादव की पूरी भेंटवार्ता हमारे विशेष कार्यक्रम स्पॉटलाइट में सुनी जा सकती है। ये कार्यक्रम आज रात 9:15 बजे FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नीति आयोग की शासी परिषद बैठक की अध्यक्षता करेंगे। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में होने वाली बैठक में केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच तालमेल तथा समन्वय बढ़ाने के विशेष प्रयासों के बारे में चर्चा की जाएगी। भारत में अगले वर्ष होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के कारण ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है।
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने सूचित किया है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आज होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा प्रशासनिक और तकनीकी कारणों से 13 राज्यों के 53 केंद्रों पर स्थगित की गई। एजेंसी ने एक बयान में कहा कि स्थगित परीक्षा अब 12 से 14 अगस्त के बीच होगी। इसके लिए समान प्रवेश पत्र ही मान्य रहेगा। परीक्षार्थियों को परीक्षा स्थगित होने के बारे में एसएमएस और ईमेल से सूचित कर दिया गया है। कार्मिक और लोक शिकायत राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 3 वर्षों में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट ने लगभग 91% मामलों का निपटान किया है। कैट के नवनियुक्त अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजीत वसंतराव मोरे ने आज जितेंद्र सिंह से मुलाकात की और प्रधानमंत्री मोदी के निर्देशों के अनुसार 100% मामलों के निपटान के तौर तरीकों पर चर्चा की। श्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि वर्ष 2020-21 में कोरोना महामारी के गंभीर प्रभावों के बावजूद कैट की पीठ ने 55,567 मामलों में से लगभग 30,011 मामलों का निपटान किया। स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए आकाशवाणी समाचार कल से एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है, इंडिया एट 75, और विषय है तिरंगा, इतिहास, विकास और महत्व। आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा आंदोलन शुरू किया और लोगों से 13 से 15 अगस्त के बीच अपने घरों में तिरंगा फहराने का आह्वान किया। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत, आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। हाल ही में आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने देशवासियों से हर घर तिरंगा आंदोलन में भाग लेने का आग्रह किया था। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक एक स्पेशल मूवमेंट हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। इस मूवमेंट का हिस्सा बनकर 13 से 15 अगस्त तक आप अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएं। तिरंगा हमें जोड़ता है, हमें देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। मेरा एक सुझाव ये भी है, 15 अगस्त तक हम सभी अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर में तिरंगा लगा सकते हैं। देश भर के डाकघर स्वतंत्रता दिवस से पहले सभी अवकाश दिनों में खुले रहेंगे। सभी डाकघर हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज का वितरण और बिक्री करेंगे। संचार मंत्रालय की विज्ञप्ति में कहा गया है कि 7, 9 और 14 अगस्त को सभी डाकघरों में राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। थल सेना सेवा कमान एएससी आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 15 अगस्त को लेह में माउंट स्टोक पर्वत पर ध्वजारोहण करेगी। इस कमान ने इसी वर्ष 8 दिसंबर को अपनी स्थापना के 262 वर्ष पूरे किए हैं। वह भारतीय वायु थल सेना को साजो सामान उपलब्ध कराने वाली सबसे बड़ी कमान है। माउंट स्टोक लेह में स्टोक गांव के नजदीक तकरीबन 20,000 फुट ऊंचा पर्वत है। इस पर्वतारोहण के 2 उद्देश्य हैं। पहला, माउंट स्टोक पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना और दूसरा एएससी का स्थापना दिवस मनाना। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल श्रीनगर के लाल चौक से द ग्रेट इंडिया रन को झंडी दिखाकर रवाना किया। इसमें शामिल प्रतियोगी शांति और राष्ट्रीय एकता के संदेश के साथ 800 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करके श्रीनगर से नई दिल्ली पहुंचेंगे। इसका आयोजन आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान के रूप में किया गया है। आजादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर हर घर तिरंगा गीत जारी किया गया है। गाने में फिल्म जगत के दिग्गज कलाकारों से लेकर क्रिकेटर और एथलीट्स को भी शामिल किया गया है। इसमें सोनू निगम और आशा भोसले भी शामिल हैं। आसमान को पाना है, आसमान से आगे जाना है, नए भारत की नई कहानी अब आसमान को
अमृत काल मनाएंगे, घर घर तिरंगा लहराएंगे। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने आज जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिलों राजौरी और पुंछ में नियंत्रण रेखा के पास के क्षेत्रों का दौरा किया और कार्रवाई तैयारियों की समीक्षा की। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि सेना प्रमुख 2 दिन के दौरे पर कल जम्मू पहुंचे थे। उन्हें मौजूदा सुरक्षा स्थिति की जानकारी दी गई। जनरल मनोज पांडे ने सभी रैंक के सैनिकों से बातचीत की और उन्हें इसी प्रकार उत्साहपूर्वक कार्य करते रहने के लिए उत्साहित किया। सेना अध्यक्ष जम्मू के नगरोटा में व्हाइट नाइट कोर के मुख्यालय गए। उन्होंने जम्मू के बाहरी इलाके अखनूर का भी दौरा किया। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 205 करोड़ 92 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 32,73,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान 19,406 नए रोगियों की पुष्टि हुई। कोविड संक्रमण के बढ़ते मरीजों को देखते हुए केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को पत्र लिखकर टीकाकरण तथा जांच बढ़ाने और कोविड मानकों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्य के अपर मुख्य सचिव डॉ प्रदीप व्यास को लिखे पत्र में कहा है कि आने वाले दिनों में त्योहारों के कारण भीड़ भाड़ बढ़ने की संभावना है। इससे कोविड समेत अन्य बीमारियों का संक्रमण बढ़ने की आशंका है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। ट्वीट में श्री ठाकुर ने कहा कि सुषमा स्वराज ने प्रखर वक्ता, नेता और कार्यकर्ता के रूप में भारतीय राजनीति पर अमिट छाप छोड़ी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राष्ट्रमंडल खेलों में पैदल चाल प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीतने के लिए प्रियंका गोस्वामी को शुभकामनाएं दी हैं। श्रीमती मुर्मू ने एक ट्वीट में कहा कि पैदल चाल में पदक जीतकर पहली भारतीय महिला बनने वाली प्रियंका गोस्वामी ने उपलब्धियों का नया अध्याय शुरू किया है। श्री मोदी ने कहा कि प्रियंका गोस्वामी के इस पदक ने युवाओं को इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में प्रियंका गोस्वामी नई ऊंचाइयों को छुएंगी। श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस वर्ष की शुरुआत में पैदल चाल विश्व चैंपियन में भारत की विजय की याद अभी ताजा है और राष्ट्रमंडल खेलों में प्रियंका गोस्वामी के पदक से इस प्रतिस्पर्धा में भारत की उपस्थिति सुदृढ़ हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने रजत पदक जीतने पर अविनाश साबले को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें अविनाश साबले के पुरुषों की 3000 मीटर बाधा दौड़ में रजत पदक जीतने पर प्रसन्नता हुई। प्रधानमंत्री ने अविनाश साबले के साथ हाल ही में हुई अपनी बातचीत को साझा किया, जिसमें साबले ने सेना के साथ अपने जुड़ाव और मुश्किलों से उबरने के बारे में बताया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि अविनाश साबले की जीवन यात्रा बहुत प्रेरक है। केंद्रीय मंत्री ने रजत पदक जीतने पर अविनाश साबले को शुभकामनाएं दी हैं। और अब राष्ट्रमंडल खेलों की खबरों के साथ हैं खेल डेस्क से नवीन सक्सेना।
बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों के 9वें दिन आज भारत चांदी की तरह चमक रहा है। भारत ने अब तक 3 रजत पदक जीत लिए हैं। अविनाश साबले ने पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेज में, प्रियंका ने महिलाओं की 10,000 मीटर पैदल चाल में और लॉन बॉल में पुरुष टीम ने रजत पदक जीता। महिला क्रिकेट में भारत ने इतिहास रचते हुए सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 4 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। कुश्ती में पुरुषों में रवि दहिया, नवीन और महिलाओं में विनेश फोगाट ने अपने अपने वर्ग के फाइनल में जगह बनाकर भारत के लिए पदक पक्के कर लिए हैं। वहीं पूजा गहलोत, पूजा सिहाग और दीपक नेहरा कांस्य पदक के लिए मैच खेलेंगे। मुक्केबाजी में निखत जरीन और नीतू ने अपने अपने वर्ग के फाइनल में पहुंचकर पदक पक्के किए। पुरुषों के फ्लाईवेट में अमित पंघल ने शानदार पंच लगाते हुए फाइनल में जगह बनाई। टेबल टेनिस में भारत का एक पदक पक्का हो गया है। अचंत शरद कमल और साथियान गुणेशेखरन की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई। बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु कड़े मुकाबले के बाद सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। आज ही आकर्षि कश्यप और लक्ष्य सेन अपने अपने मैच खेलेंगे। वहीं पुरुष हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। सुनिए राष्ट्रमंडल खेल क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ रोजाना शाम 7:20 पर। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको देना है कॉमनवेल्थ गेम्स पर पूछे गए एक आसान सवाल का जवाब। आप अपना जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। विजेता को टीम इंडिया की एक जर्सी भी दी जाएगी। तो देर किस बात की, सुनिए स्पोर्ट्स कैन प्रतिदिन शाम 7:20 पर FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी पवित्र गुफा मंदिर के लिए पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में कमी आई है। 2 अगस्त को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ तीर्थयात्रियों से अपील की थी कि वे खराब मौसम और बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए 5 अगस्त से पहले गुफा मंदिर के दर्शन कर लें। यात्रा 11 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन के अवसर पर संपन्न होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। क्या आप वरिष्ठ नागरिक हैं? क्या आपके मन में सेहत, आर्थिक, सामाजिक या भावनात्मक मुद्दों से जुड़ा कोई सवाल है? आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए, हर रविवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भेज सकते हैं या इस पते पर ईमेल कर सकते हैं एक कदम और airnews@gmail.com। ये आकाशवाणी है। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का चौथा मैच आज फ्लोरिडा में खेला जाएगा। बारिश से मैदान गीला होने के कारण मैच अभी शुरू नहीं हो सका है। श्रृंखला में भारत 2-1 से आगे है। अब आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने लोगों से प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या पर नियंत्रण के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में नीति आयोग की शासी परिषद की 7वीं बैठक होगी। चालू वित्त वर्ष के पहले 3 महीनों में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का निर्यात 31% तक बढ़ा। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय एथलीट अविनाश साबले और प्रियंका गोस्वामी ने अपनी अपनी प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीते। भारत ने पुरुषों के लॉन बॉल में भी रजत पदक हासिल किया। भारत को पहलवानी में 3 और पदक तथा मुक्केबाजी में 3 पदक मिलना तय। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम इंग्लैंड को 4 रन से हराकर फाइनल में पहुंची। देश के लिए एक और पदक सुनिश्चित किया। और अब प्रस्तुत है संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अविनाश। संसद के मानसून सत्र का ये तीसरा सप्ताह था और पिछले 2 सप्ताह की तुलना में ये सप्ताह विधायी और अन्य कामकाज के लिहाज से अधिक रचनात्मक रहा। इस दौरान दोनों सदनों में न सिर्फ बहुत हद तक
सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच का गतिरोध दूर हुआ, बल्कि कई अहम विधेयकों को भी मंजूरी दी गई। वहीं दोनों सदनों में गैर सरकारी कामकाज के तहत निजी विधेयकों पर भी चर्चा हुई। सप्ताह के पहले दिन सोमवार को लोकसभा की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के साथ शुरू हुई और इस वजह से प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सके। हंगामे के बीच ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 पेश किया। इस विधेयक के माध्यम से राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान को गति शक्ति विश्वविद्यालय में परिवर्तित किए जाने का प्रस्ताव है। इसके बाद सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सहमति बनने के उपरांत कांग्रेस के 4 सदस्यों का निलंबन वापस ले लिया गया, जिसके साथ ही सदन के भीतर पिछले कई दिन से चल रहा गतिरोध खत्म हो गया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने मणिकम टैगोर, टीएन प्रतापन, ज्योतिमणि और राम्या हरिदास का निलंबन वापस लेने का प्रस्ताव रखा, जिसे सदन ने ध्वनि मत से मंजूरी दी। लोकसभा में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे के दौरान तख्तियां दिखाकर प्रदर्शन करने और आसन की अवमानना करने के मामले में बीती 25 जुलाई को कांग्रेस के इन 4 सदस्यों को चालू सत्र की शेष अवधि के लिए सदन की कार्यवाही से निलंबित कर दिया गया था। कांग्रेस सदस्यों का निलंबन वापस लेने के साथ ही सदन में नियम 193 के अंतर्गत महंगाई पर चर्चा आरंभ हुई, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के विभिन्न सदस्यों ने हिस्सा लिया। चर्चा में विपक्ष ने सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों पर कर और जीएसटी से सरकार ने अपना खजाना भर लिया होगा, लेकिन देश में करोड़ों परिवारों का बजट बिगाड़ दिया और कमर तोड़ महंगाई से गरीबी बढ़ती जा रही है। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आज मुश्किल दौर में पूरा देश एक होकर खड़ा हुआ और यही कारण है कि आज हम शेष दुनिया के मुकाबले अपेक्षाकृत मजबूत स्थिति में हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्ष से वैश्विक एजेंसियां लगातार अपनी समीक्षा में कह रही हैं कि दुनिया में खराब स्थिति है, वहीं भारत अपेक्षा के अनुरूप नहीं होने के बावजूद सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। सरकार और आरबीआई के अनेक कदमों के कारण भारत की हालत कई देशों से अच्छी है। उधर राज्यसभा की बैठक भी हंगामे के कारण भोजनावकाश से पहले 2 बार स्थगित हुई। भोजनावकाश के बाद सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिधान प्रणाली, विधि विरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2022 तथा भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 को मंजूरी प्रदान कर दी गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि इस कानून में कुछ खामियां थीं और उनका समाधान निकालने के लिए ये संशोधन आवश्यक था। उन्होंने कहा कि ये विधेयक देश की सुरक्षा और प्रतिष्ठा के लिए बहुत बढ़िया है। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच ही ये विधेयक ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। इसके बाद सदन में भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 को लिया गया। इस विधेयक में अंटार्कटिका में भारत की अनुसंधान गतिविधियों तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए विनियमन ढांचा प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है। विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे और नारेबाजी के बीच ही इस विधेयक पर संक्षिप्त चर्चा हुई और पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने उसका संक्षिप्त जवाब दिया। इसके बाद सदन ने इसे ध्वनि मत से पारित कर दिया। मंगलवार को लोकसभा में प्रश्नकाल एवं शून्यकाल शांतिपूर्ण तरीके से संचालित हुए। लोकसभा ने उसी दिन वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि केंद्र सरकार वनों और वन्यजीवों के संरक्षण के लिए तथा विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कई जगह जंगली सुअर और अन्य पशु खेती को प्रभावित करते हैं और उस लिहाज से उनके मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। चर्चा में भाग लेते हुए विपक्षी सदस्यों ने दावा किया कि इस सरकार के दौरान 8 वर्षों में वन्यजीव बोर्ड की बैठक ही नहीं बुलाई गई और इस विधेयक में वन्यजीवों के संरक्षण के संदर्भ में राज्यों के अधिकार को सीमित कर दिया गया है। उधर राज्यसभा में भोजनावकाश के बाद महंगाई के मुद्दे पर अल्पकालिक चर्चा हुई। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कीमतों में वृद्धि की बात से कोई इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन इन्हें नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम भी सरकार की ओर से उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार मुद्रास्फीति से निपटने के लिए जमीनी जानकारी के आधार पर लक्षित दृष्टिकोण के साथ काम कर रही है।
चर्चा में विपक्षी सदस्यों ने पिछले कुछ समय से गेहूं, दालों और खाद्य तेलों की बढ़ती कीमतों पर चिंता प्रकट की। उन्होंने कहा कि इससे आम लोगों की रसोई पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। बुधवार को लोकसभा में विभिन्न विषयों पर कांग्रेस और विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण प्रश्नकाल और शून्यकाल की कार्यवाही बाधित हुई। शोर शराबे के बीच ही विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पेश किया। लोकसभा ने उसी दिन केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी दी, जिसमें राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान को गति शक्ति विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने का प्रावधान है। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार द्वारा 21वीं सदी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ये विधेयक लाया गया है। प्रधान ने कहा कि ये गति शक्ति विश्वविद्यालय पूरी तरह बहुआयामी होगा। इसमें न सिर्फ उच्च शिक्षा दी जाएगी बल्कि क्षमता निर्माण पर जोर दिया जाएगा। मंत्री महोदय के जवाब के बाद लोकसभा ने केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। चर्चा में विभिन्न दलों के सदस्यों ने कहा कि रेलवे की जटिल प्रणाली के कुशल संचालन के लिए तकनीकी रूप से शिक्षित और कुशल युवाओं की आवश्यकता है। चर्चा के दौरान तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने वॉकआउट किया। चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा कि देश में रेलवे समेत परिवहन का क्षेत्र बहुत जटिल है और इसके कुशल संचालन के लिए गतिशक्ति विश्वविद्यालय का केंद्र सरकार का विचार महत्वपूर्ण साबित होगा। सरकार ने उसी दिन लोकसभा में डेटा संरक्षण विधेयक 2021 को वापस ले लिया। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव ने इस विधेयक को वापस लेने का प्रस्ताव रखा, जिसे सदन ने ध्वनिमत से मंजूरी दी। उधर बुधवार को राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और आयकर विभाग जैसी केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया और इस मुद्दे पर नियम 267 के तहत तत्काल चर्चा कराने की मांग की। सभापति एम वेंकैया नायडू ने इस संबंध में खड़गे के नोटिस को अस्वीकार कर दिया। सदन ने भोजनावकाश के बाद राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021 को चर्चा के बाद पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही मंजूरी दे चुकी है। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक से न सिर्फ खेल और खिलाड़ियों को मदद मिलेगी बल्कि आत्मनिर्भर भारत को भी बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2008 में राष्ट्रीय डोप टेस्ट लेबोरेटरी NDTL बनाई गई थी, नियम भी बनाए गए थे, लेकिन इसे वैधानिक दर्जा नहीं मिला था। पहले स्थगन के बाद बैठक फिर शुरू होने पर कांग्रेस और डीएमके सदस्य सदन के पास पहुंच गए। ये सदस्य केंद्रीय जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग पर नारेबाजी कर रहे थे। उधर राज्यसभा में भी हंगामा हुआ, जिससे कार्यवाही बाधित रही। पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना और अन्य विपक्षी दलों ने सदन के बीचों बीच सरकार विरोधी नारे लगाने शुरू कर दिए। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार देश में विपक्ष और लोकतंत्र को दबाने का प्रयास कर रही है। इसके जवाब में सदन के नेता पीयूष गोयल ने जांच एजेंसियों की कार्रवाई में सरकार के हस्तक्षेप को खारिज कर दिया। उन्होंने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि विपक्ष को कानून का पालन करना चाहिए और सदन को काम करने देना चाहिए। शुक्रवार को ही कॉर्पोरेट राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2022 पेश किया। इस विधेयक में प्रतिस्पर्धा विरोधी करारों के कार्यक्षेत्र का विस्तार करने तथा उन्हें सुगम बनाने वाले पक्षकारों को शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है। सदन में कई सदस्यों ने निजी विधेयक पेश किया, जिस पर चर्चा हुई। उधर राज्यसभा की बैठक कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण शुरू होने के कुछ ही देर बाद पूर्वाह्न 11:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। बैठक शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने अपनी अपनी मांगों को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। भोजनावकाश के बाद सदन में निजी विधेयक पर चर्चा हुई। अभी आप संसद में हुई इस सप्ताह की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ 14वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने लोगों से प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या पर नियंत्रण के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में नीति आयोग की शासी परिषद की 7वीं बैठक होगी। चालू वित्त वर्ष के पहले 3 महीनों में कृषि और प्रसंस्कृत
खाद्य पदार्थों का निर्यात 31% तक बढ़ा। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय एथलीट अविनाश साबले और प्रियंका गोस्वामी ने अपनी अपनी प्रतिस्पर्धा में रजत जीता। भारत ने पुरुषों के लॉन बॉल में भी रजत पदक हासिल किया। भारत को पहलवानी में 3 और पदक तथा मुक्केबाजी में 3 पदक मिलना तय। भारतीय महिला क्रिकेट टीम इंग्लैंड को 4 रन से हराकर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार